हेलो स्टूडेंट्स, हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी, वेलकम टू द सेशन। और आज हम लोग यहाँ पे अपनी जीएसटी एग्जेप्शंस का सेकंड क्लास कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्जेप्शंस का चैप्टर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस में जो क्लास नंबर 1 हम लोगों ने करी थी, उसमें हम लोगों ने कुछ एरिया कवर अप कर लिया था। कौन से एरिया कवर कर लिया था? रेसिडेंशियल यूनिट्स से पहले वाला, दैट इज एंट्री नंबर 12 से पहले वाला जो भी एरिया था वो हम लोगों ने अपनी क्लास नंबर 1 में कवर कर लिया था। आज क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेसिडेंशियल यूनिट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फॉर अ रीज़न कि इसके अंदर इस बार कुछ मेजर चेंजेस हैं, मेजर अमेंडमेंट्स हैं। मेजर चेंजेस, मेजर अमेंडमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको ढेर सारे दिए हुए हैं इस मटेरियल के अंदर, और मैं उम्मीद करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद करें। और कोई डाउट्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट अक्रॉस मी योर ऑल डाउट्स। आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, नहीं है लिख लीजिए 8010921000 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़ करने में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, इस वजह से आई ऑलवेज प्रेफर कि यू सेंड मी अ मैसेज और कॉल ओवर व्हाट्सएप रादर देन ऑन टेलीग्राम। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स। रेजिडेंशियल यूनिट्स में हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें, मैंने कहा हिस्टोरिकली, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2017 से पहले जब हमारे पास सर्विस टैक्स हुआ करता था, उस टाइम पे भी रेजिडेंशियल यूनिट्स की सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं था। और फिर जब 2017 में जीएसटी आया तो वहाँ पे भी द गुड सेंस प्रिवेल्ड, और गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर, उनकी लेटिंग आउट के ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं करा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेट करते हुए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ाने का काम करा। मैं आज अभी ये कोशिश पूरी करूंगा कि वो कन्फ्यूजन्स आप लोगों को ना हो, आपके वो सारे कन्फ्यूजन्स को मैं ख़त्म कर दूँ ना। ये क्या है, कैसे है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग रेजिडेंशियल यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, पूरे टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, तो रेजिडेंशियल यूनिट्स या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ को जब किराए पे दिया जाता है तो उसके ऊपर कभी भी रेंटल इनकम के ऊपर, रेंटल अमाउंट के ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन है कि जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा, ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसको रेंटल बेसिस पे, दैट इज आगे फर्दर किराए पे दिया गया हो। और आपको याद है मैंने आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी कि हिंदी में एक वर्ड है किराया, लेकिन किराया वर्ड जो हिंदी का है उसको अगर हम लोग अंग्रेजी में बोले तो उसके 4 अलग अलग वर्ड्स हमारी अंग्रेजी भाषा में आते हैं। एक है रेंट, जो कि नॉर्मल बेसिस पे हमें पता है, फिर एक आता है लीज, एक आता है लाइसेंस, और इसी प्रकार से कुछ और वर्ड्स। तो अगर रेंट की बात करें, लीज की बात करें, तो ये वाले 2 टर्म्स ऐसे हैं जो कि आमतौर पे हम सबको पता होते हैं। रेंटल इज व्हेन अमाउंट इज पेड, रेंट इज पेड ऑन मंथली बेसिस, दैट इज कॉल्ड रेंटल, या सिंपल भाषा में रेंट। लेकिन अगर रेंट एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीज। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रेंट डे टू डे बेसिस पे चार्ज किया जाता है तो उसे बोलते हैं लाइसेंस फीस। जैसे आप लोगों ने कभी ना कभार छुट्टियां बताने के लिए, वेकेशंस के लिए कहीं किसी जगह पे गए होंगे और वहाँ जाके आपने होटल की सर्विसेज ली होंगी। होटल वाले से जो आपसे किराया चार्ज करते हैं वो ना तो मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं, ना एक लमसम बेसिस के ऊपर चार्ज करते हैं फॉर अ पीरियड। होटल वाले से जो भी आपसे रेंट चार्ज करते हैं वो डे टू डे बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो होटल का जो किराया है, जहाँ पे वो डे टू डे बेसिस पे किराया चार्ज कर रहे हैं, उसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं एज लाइसेंस फीस, लाइसेंस। और यही लाइसेंस फीस का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इनकम टैक्स में, जब हम लोग टॉपिक करते हैं सैलरी के चैप्टर के अंदर रेंट फ्री एकोमोडेशन।
वहाँ पे भी आता है कि अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है तो वहाँ पे द टैक्सेबल पर्पस वैल्यू विल बी द लाइसेंस फीस। तो लाइसेंस फीस का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नेचर की हो, वो प्रॉपर्टी रेंटल बेसिस पे आगे लेट आउट की गई हो, वो प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही हो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, और साथ साथ में वो प्रॉपर्टी कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपने सेल्फ पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है तो जीएसटी लगेगा। अब आपके मन में बात आनी चाहिए कि सब यहाँ पे एक व्यक्ति अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्रॉपर्टी को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करेगा, और अगर वो करेगा तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फिर तो वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। बात को समझिए। मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं अपनी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म है मेरी, और आप उसके अंदर मेरे एम्प्लॉय हैं। ना जब आप एज एन एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखूं, और इसी सिलसिले में मैंने आपसे कहा कि साहब आपके रहने का अरेंजमेंट बंदोबस्त मैं करूंगा, मैं मकान किराए पे लूँगा और वो मकान मैं आपको दे दूँगा यूज़ करने के लिए। तो आपके लिए वो बन गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैंने ऐसा ही किया, मैंने किसी ओनर का एक फ़्लैट किराए पे लिया और मैंने उस ओनर को ये बताया कि साहब मेरी कंपनी है, लेकिन मेरी कंपनी में ये जो मैनेजर काम करता है, मैनेजर इस फ्लैट में रहेगा। So now the situation is that I have taken the property for my business use, क्योंकि मैं वो प्रॉपर्टी आगे अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, तो इनडायरेक्टली मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि मैंने वो प्रॉपर्टी खुद यूज़ ना करके मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया है यूज़ करने के लिए, तो इस सिचुएशन के अंदर ध्यान रखना मेरे बेटा, इस सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली जीएसटी चार्ज होगा। अगर मैं, दैट इज मेरी कंपनी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, दैट इज सेक्शन 22 या 24 या सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर जीएसटी लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मैं अगर एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेंट एग्रीमेंट साइन करता हूँ, नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी बट माई इन ओन नेम, और मैं उस फ्लैट को खुद यूज करता हूँ, तो ये बन जाता है मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये मेरे लिए बन जाती है अब प्रॉपर्टी जहाँ पे मैंने उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल ना करते हुए अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करा है, इवन दो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो इसके ऊपर फिर किसी भी प्रकार से जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यही सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी हैं। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेगा कोई रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहाँ पे हमारी भारत सरकार ने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि साहब हम लोग आरसीएम लगा देंगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा आरसीएम के हिसाब से, और अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है तो फिर वहाँ पे आरसीएम नहीं है, फिर वो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से एग्जेम्पशंस हैं। नाउ यहाँ पे यही सारी बातें मैंने आपको लिख के दी हैं। यहाँ पे जो सेकंड डॉट हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पे यही बात है कि अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए तो वो एग्जेम्पशन है, लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल पर्पसेस के लिए लेट आउट किया गया है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे जीएसटी जो है वो फॉरवर्ड चार्ज पे लगेगा अगर प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी है, कोठी है, मकान है, और आपने उस मकान को का ग्राउंड फ्लोर किराए पे दे दिया है किसी बैंक को, और बैंक वाले वहाँ पे अपनी बैंकिंग ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ इट इज़ अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेटर फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। यहाँ पे आरसीएम नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है, जो मकान मालिक है वो जीएसटी का पैसा सरकार को देगा। तो रिवर्स चार्ज कहाँ पे है? रिवर्स चार्ज वहाँ पे है जहाँ पे एक व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे हमारे एग्जांपल में बैंक है, और बैंक ने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए,
और बैंक का कोई एम्प्लॉई उसको यूज कर रहा है एज कमर्शियल पर्पसेस या फिर उसको एज अ रेसिडेंशियल पर्पसेस अगर यूज कर रहा है, तब वहां पे आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई होंगे, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। नाउ यही सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी हैं। जीएसटी जो है रेंटल बेसिस के ऊपर जो होगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो इट शुड बी पेड बाय द सर्विस रिसीवर अंडर द आरसीएम। It may be noted that RCM would be applicable only when such residential property is used for residential purposes of the employee या staff of the registered person. If the registered person uses it for the self-occupation purposes, then RCM will not be applicable. अगर वो खुद अपने रहने के लिए इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे एग्जम्पशन है, वहाँ पे कोई RCM अप्लाई नहीं होगा। मैंने इस सारे प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये वाला एक टेबल बना के दिया है। आप इस टेबल को देखिएगा, आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। उस टेबल को और इलेबोरेट करते हुए मैंने एक और टेबल आपको बना के दिया। अगेन आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। और इस पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हुए मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और साथ में ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आई थी, मैंने उसका भी यहाँ पे डिस्कशन या जिक्र आप लोगों के साथ किया हुआ है। तो चार्ट देखिएगा, चार्ट से चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाती हैं। बट मैंने जो भी यहाँ पे चार्ट में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने अभी पिछले 10-11 मिनट के अंदर आपको सारी की सारी बातें समझा दी हैं। एक कंसेप्ट हम लोग किया करते थे कि साहब अगर कोई होटल है, कोई इन है, इन का मतलब होता है धर्मशाला। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर धर्मशाला होती है, तो उसको अंग्रेज़ी भाषा में हम लोग बोलते हैं इन, INN। तो अगर कोई होटल है, कोई धर्मशाला है, कोई गेस्ट हाउस है, कोई क्लब है, इसी प्रकार का कोई कैंप साइट है जिसको लेट आउट किया जा रहा है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, और वहाँ पे जो रेंट चार्ज होता है वो 1000 रुपये के बराबर या 1000 रुपये से कम चार्ज होता है, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन मिलता था और जीएसटी चार्ज नहीं हुआ करता था। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ था, इस वजह से क्योंकि एंट्री नंबर 14 को अब इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ओमिट कर दिया है। नाउ इट हैज़ बीन ओमिटेड। और जो जीएसटी अब इसके ऊपर चार्ज होगा वो 12% के हिसाब से चार्ज होगा और इस पर अब किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो अगर किसी धर्मशाला का, किसी होटल का किराया 1000 रुपये से कम का है या 1000 रुपये के बराबर का है तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1000 से ज़्यादा तो वो पहले भी हो रहा था, अब भी होता रहेगा। जो आरसीएम आया उसके बारे में भी डिस्कशन में आपके साथ कर देता हूँ। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको आपने रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए लेट आउट किया है और कोई रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने लेट आउट किया है जो कि रजिस्टर्ड पर्सन उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, पर्सनल यूज़ है तो नो जीएसटी, बिजनेस यूज़ है तो जीएसटी लगेगा आरसीएम के हिसाब से। तो सर्विस सप्लायर कौन होगा? सर्विस सप्लायर कैन बी एनी पर्सन। कहने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग का ओनर है वो ओनर कौन होगा? ओनर इट कैन बी एनी पर्सन। व्हेन वी से पर्सन तो हमारे पास पर्सन की वो पूरी डेफिनेशन है जो आप लोगों के साथ मैंने सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस करा था। देन सर्विस रिसीवर कौन होगा साहब? सर्विस रिसीवर जो होगा वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को यूज़ करना स्टार्ट किया है सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो एग्जम्पशन है, लेकिन अगर वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए नहीं है और उसका कोई एम्प्लॉई वगैरह उसको यूज़ कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे जीएसटी है और आरसीएम है। आरसीएम किस अमाउंट के ऊपर लगेगा? आरसीएम जो लगेगा वो लगेगा ऑन द अमाउंट ऑफ द रेंट। और किस रेट पर लगेगा? 18% का रेट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 193, एग्जांपल नंबर 194, एग्जांपल नंबर 195, 196, 196 हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। और इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जांपल मेरे को लगता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। कारण इसलिए कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं इन्हीं एग्जांपल्स में ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो रीसेंट पास्ट में आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जब मैं कहता हूँ रीसेंट पास्ट, तो रीसेंट पास्ट से मेरा मतलब क्या है?
रिसेंट पास से मेरा मतलब ये है कि 2017 में जब जीएसटी आया उसके बाद भी, और 2017 से पहले जब सर्विस टैक्स चल रहा था, तो उस जमाने में भी ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट थे, और आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बेसिकली दीज एग्जाम्पल्स आर नथिंग बट योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन ओनली, तो इनको करके जाइएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इनको। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज रेसिडेंशियल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, आई एम सॉरी, रिलीजियस एक्टिविटी। अब ये रिलीजियस एक्टिविटी किस प्रकार से हो सकती है? आप लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर जी में पुजारी साहब होते हैं, पुजारी जी होते हैं, तो पुजारी जी जो सर्विसेज दे रहे हैं और जिसकी वजह से मंदिर से उनको पैसा मिलता है, तो वो वाली सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी वजह से आपने किसी पुजारी को, किसी पंडित जी को, गुरुद्वारे के किसी सेवादार को आपने बुलाया और वो आपके घर पे आके कोई हवन करता है, या फिर अगर शादी है और शादी पे अगर वो जिस समय 7 फेरे हो रहे होते हैं उस समय 7 फेरों के टाइम पे वो अपने जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो परफॉर्म करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, और उन पंडित जी को हम लोग कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई पंडित जी हैं जो हाथ देखने का काम करते हैं, कुंडली देखने का काम करते हैं, तो वो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हैं, उनकी गुरु दक्षिणा के ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है। अगर कोई ऐसे ही पंडित हैं, गुरुद्वारे के सेवादार हैं, कोई कीर्तन वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ मानते हुए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है। तो एंट्री नंबर 13 हमारे पास आता है कि साहब रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो रिलीजियस सेरेमनी से रिलेट कर रहा होगा, उस एक्टिविटी के अमाउंट के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी। और हिस्टोरिकली पहले इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी नहीं होता था, और अब इसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज नहीं होता है। इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 197, आपको आराम से समझ आएगा, परेशानी नहीं होगी। देन मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर अगर कोई संस्था है, कोई बिल्डिंग है जिसको किराए पे दिया गया है। अब गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर बिल्डिंग किस प्रकार की हो सकती है? एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि धर्मशाला हो सकती है। दूसरा आपने ऑब्जर्व किया होगा, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मस्जिद के अंदर शायद, या चर्चेस के अंदर कोई दुकान होती है जहाँ पे वो उस गुरुद्वारे मंदिर में इस्तेमाल होने वाले जो सामान है, जैसे कोई प्रसाद है, कोई फूल माला है, या भगवान जी के कपड़े हैं, वो बेचने का काम करता है दुकानदार। तो गुरुद्वारे ने या मंदिर ने वो दुकान उस व्यक्ति को किराए पे दी हुई है, और गुरुद्वारे या मंदिर को उसका रेंटल इनकम आता है, तो क्या इस रेंटल इनकम के ऊपर जीएसटी लगेगा? ऐसे ही आपने देखा होगा गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जो शादियों के लिए यूज़ किए जाते हैं एज ए बैंक्वेट। तो क्या गुरुद्वारे मंदिरों का ये जो हॉल है जो बैंक्वेट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। आओ ज़रा इसके बारे में जल्दी से हम लोग डिस्कस करें। अगर रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसको रेंट आउट किया गया है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन है। लेकिन वो एग्जेम्पशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक की है, उसके बाद अगर है तो फिर वो टैक्सेबल है। अब ये लिमिट क्या है? अगर कोई कमरा किराए पे दिया जा रहा है तो 1000 रुपये पर डे वाला अगर कोई कंसेप्ट है तो वो एग्जेम्प्ट है। रादर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आ सकती है कि 1000 रुपये, यहाँ पे 1000 रुपये पे एग्जेम्पशन आ रहा है, और पहले अभी थोड़ी देर पहले किया कि साहब अगर कोई होटल, कैंप साइट्स वगैरह है 1000 रुपये से कम या 1000 रुपये से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो रूम किराए पे दिए जा रहे हैं या गुरुद्वारे या मंदिरों के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धर्मशाला, वो फिर आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था इनका मतलब भी धर्मशाला होता है, इनका मतलब भी धर्मशाला होता है, तो वहाँ पे आपने कहा कि वो टैक्सेबल है, यहाँ पे आप कह रहे हो वो एग्जेम्प्ट है। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि गुरुद्वारे या मंदिर के प्रेमिसेस के अंदर अगर कोई धर्मशाला बनी हुई है तो फिर ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा, 1000 रुपये तक एग्जेम्पशन और 1000 रुपये के बाद जीएसटी।
और अगर इसी प्रकार से कोई धर्मशाला वगैरह जो है वो गुरुद्वारे या मंदिर के प्रीमिसेस के बाहर बनी हुई है, तो चाहे वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो, चाहे वो 1000 रुपये से कम हो, वहाँ पे जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। देन अगर इसी प्रकार से कोई कम्युनिटी हॉल, कोई कल्याण मंडप में जो शादियों के लिए एरियाज होते हैं, कोई ओपन स्पेस अगर लेट आउट किया जाए और वहाँ पे जो किराया है वो 10,000 रुपये पर डे के बराबर या 10,000 रुपये पर डे से कम है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। 10,000 से ज़्यादा होने पे टैक्सेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई दुकान या कोई कमर्शियल स्पेस गुरुद्वारे या मंदिर की है और उसे किराए पे दिया गया है, तो 10,000 रुपये के अमाउंट तक एग्जेम्पशन है, और 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर बनता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। मैंने आपको इससे रिलेटेड अगेन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से करके जाइएगा। एग्ज़ाम में आने के इसके प्रोबेबिलिटीज़ और चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। देन हमारे पास एक कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट जो है एंट्री नंबर 15 पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, सामान साथ में है या सामान साथ में नहीं है, लेकिन अगर पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन है, पैसेंजर्स का आना जाना है, तो उसके ऊपर जीएसटी हम लोग किस प्रकार से चार्ज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स है, अगर बाय एयर वो जा रहा है इन एन इकोनॉमी क्लास। नाउ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो इकोनॉमी क्लास वर्ड है ये पहली बार लिखा गया है। इससे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग ये कहते थे कि साहब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और साथ साथ में बंगाल के अंदर जगह आती है बागडोगरा। अगर इन सब जगहों पे कोई हवाई जहाज जा रहा है या हवाई जहाज आ रहा है, तो उसकी जो टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं है वो एग्जेम्प्ट है। अब टिकट कौन सी, तो पहले ये था कि चाहे बिजनेस क्लास हो तो भी एग्जेम्प्ट है, इकोनॉमी क्लास हो तो भी एग्जेम्प्ट है, प्रीमियम इकोनॉमी हो तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब इस बार सरकार ने यहाँ पे चेंज कर दिया और सरकार ने कहा कि साहब हम लोग एग्जेम्पशन सिर्फ तब देंगे जब इकोनॉमी क्लास से कोई ट्रैवल कर रहा होगा। अगर कोई बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहा होगा तो हम एग्जेम्पशन नहीं देंगे, वहाँ पे हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। सो ट्रैवल बाय एयर इन एन इकोनॉमी क्लास, हवाई जहाज से ट्रैवल करो इकोनॉमी क्लास के अंदर। कहाँ पर ट्रैवल करो, बंगाल के अंदर बागडोगरा से आओ या बागडोगरा जाओ। बागडोगरा की इंपॉर्टेंस क्या है, बागडोगरा की इंपॉर्टेंस ये है कि दिस इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट कनेक्टिंग द सिटी ऑफ दार्जिलिंग। आप सबने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा। दार्जिलिंग कम्स इन द नॉर्थ ऑफ बंगाल, नॉर्थ ऑफ बंगाल में आता है, और उसको कनेक्ट करते हुए जो सबसे पहला, जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है दैट इज बागडोगरा एयरपोर्ट। तो बागडोगरा सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर आप किसी नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है ओवर अ प्री डिटरमिन्ड रूट ऑन प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल। प्री डिटरमिन्ड रूट ऑन प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात पता होगी कि कई बार बसेस होती हैं जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और किसी दूसरे पॉइंट तक जाती हैं, और बीच में उनका स्टॉपेजेस नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि साहब एक बस है जो दिल्ली से चलेगी और आगरा जाके रुकेगी। हाँ, दिल्ली से आगरा का जो रास्ता है बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूल के लिए तो वो हाँ डेफिनेटली फ्यूल के लिए रुकेगी। कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो शायद वो रुकेगी, या फिर अगर कोई खाने पीने का अगर है, रिफ्रेशमेंट्स है तो उसके लिए रुकेगी। लेकिन सवारी चढ़ाने के लिए, सवारी उतारने के लिए वो बस नहीं रुकेगी। तो ऐसे जो बस के रूट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। ना कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में जो भी किराया चार्ज होगा उसके ऊपर जीएसटी है नहीं है, एग्जेम्प्ट रहेगा। शर्त ये है कि वो नॉन एयर कंडीशनड हो। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि अगर कोई एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसी प्रकार से नॉन एयर कंडीशन अगर स्टेज कैरेज है,
स्टेज कैरेज का मतलब मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया था, और अगर आपको याद हो तो डीटीसी बस की टिकट मैंने आपको दिखाई थी और उससे मैंने आपको समझाया था। स्टेज कैरेज का मतलब होता है जहाँ पे बसेस आपसे किराया चार्ज करती हैं डिस्टेंस के हिसाब से। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं तो आपका किराया लगता है 10 रुपये, उदाहरण के तौर पे। ए से लेके आप बी तक जाते हैं तो लगता है 15 रुपये, ए से लेके सी तक जाते हैं तो लगता है 20 रुपये, ए से लेके डी तक जाते हैं तो लगता है 25 रुपये। तो जब कभी भी कि आपसे किराया चार्ज हो रहा हो डिस्टेंस के हिसाब से, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं एज अ स्टेज कैरेज। अगर स्टेज कैरेज एयर कंडीशन है तो उसके किराए पे जीएसटी है, और अगर वो एयर कंडीशन नहीं है, नॉन एयर कंडीशन है, तो वो एग्जेम्प्ट रखा गया है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं दिया लगाया गया है। और यहाँ पे इस बात का अगेन आप ध्यान रखिएगा, अगर ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपसे जीएसटी का पैसा अलग से चार्ज नहीं हो रहा है तो जितना कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया जा रहा है वो कंसिडरेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लिया जाएगा। तो अगर टिकट का किराया आपसे 25 रुपये लिया गया है तो मान लिया जाएगा कि 25 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए रूल नंबर 35 के अकॉर्डिंग रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए हम लोग उसका जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है। पिछले साल का एक अमेंडमेंट था कि ये जो पॉइंट नंबर बी, जो नॉन एयर कंडीशन बसेस और नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज वाली बात कर रहे हैं, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी का जो एग्जम्पशन है ये अप्लाई नहीं होगा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने शायद सुना हो, ये जितने भी बस रूट्स हैं, इन बस रूट्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है रेड बस, RED, रेड बस। रेड बस इज एन एग्रीगेटर, आप कह सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर रेड बस के ज़रिए अगर टिकट्स बुक की गई हैं तो चाहे वो एयर कंडीशन हो या नॉन एयर कंडीशन बस हो, जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ। देन हमारे पास एंट्री नंबर 16 है, जो कि बहुत उम्दा, बहुत ही बढ़िया एक कंसेप्ट था, और नरेंद्र मोदी सरकार ने कंसेप्ट स्टार्ट किया था। नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में पावर में आई तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमारे देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ऑपरेट नहीं करते। एयरपोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर स्ट्रिप है, सब कुछ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी है, वहाँ पे कंट्रोलर भी बैठता है, लेकिन ना कोई हवाई जहाज आता है ना कोई हवाई जहाज जाता है। ऐसा क्यों? उन्होंने पता करने की कोशिश करी तो ये पता चला कि जो हवाई जहाज कंपनीज हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, उस ज़माने में एयर इंडिया, या कोई प्राइवेट कंपनी हो, ये कंपनीज इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि इस एयरपोर्ट के ऊपर हवाई जहाज आए और हवाई जहाज जाए। अब उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी कारण कि भाई ऐसा क्या कारण है कि हवाई जहाज वाली कंपनीज इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं। तो पता चला कि ये कुछ ऐसे शहर हैं, ये कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ पे सवारियाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, जहाँ पे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो हवाई जहाज की जो सीट्स हैं वो पूरी भरी नहीं जाती हैं, ऑपरेशन कॉस्ट रिकवर नहीं होता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज कंपनीज को नुकसान होता है। और क्योंकि हवाई जहाज की कंपनीज को नुकसान होता है, इस वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं है इन छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी उड़ान भरने में। तो मोदी सरकार ने एक कंसेप्ट निकाला, इन्होंने सारी एयरलाइन कंपनी से बात करी और कहा कि साहब आप यहाँ पे छोटे शहरों के अंदर उड़ान ज़रूर भरें, अगर आपका नुकसान होता है, जो कि डेफिनेटली स्टार्टिंग में कुछ नुकसान होगा, अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आपके नुकसान का पैसा, जो भी आपका नुकसान होगा वो नुकसान आपका पैसा पूरा करेगी सरकार, और इसको उन्होंने नाम दे दिया वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब वो नुकसान कैलकुलेट कैसे होगा? मान लीजिए कि एक एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने पे एक ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 10 रुपये,
और जो पैसेंजर्स वहाँ से मिलते हैं और पैसेंजर से जो रेवेन्यू आता है वो मान लेते हैं आता है 6 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि हवाई जहाज की कंपनी को ऑपरेटिंग लॉस 4 रुपये का हो रहा है। तो मोदी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप फिर भी उड़ान भरिए, हवाई जहाज ऑपरेट करिए इस एयरपोर्ट के ऊपर, और जो आपका 4 रुपये का नुकसान है वो 4 रुपये का नुकसान मैं आपका पूरा कर दूंगा, मैं आपको वो 4 रुपये पे कर दूंगा। इससे ये हुआ कि अक्रॉस इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में, लेट मी से इन दिस मैनर, कि जो बड़े शहर हैं वो तो टीयर 1 कैटेगरी में आ गए, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, ये टीयर 1 सिटीज़ में आ गए। तो टीयर 1 में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो वैसे बहुत सारे पैसेंजर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे हमेशा ये दिक्कत रहती है कि ज़्यादा सवारी नहीं मिलती है, ज़्यादा पैसेंजर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। तो मोदी सरकार उस लॉस की भरपाई कर देती है और इसको हम लोग बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट था। इनिशियली जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल के लिए कि साहब ये जो नुकसान है हम 2 साल तक भरते रहेंगे, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ा के इन्होंने 3 साल कर दिया था, इसको बढ़ा के इन्होंने 3 साल कर दिया था। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। आगे की बात मैं बढ़ाता हूँ आगे और आगे। इसमें एक और चीज़ ये है कि जब सरकार पैसा दे रही है तो इसका मतलब सरकार को सर्विसेज मिल रही हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी भी होना चाहिए, और जब सरकार को सर्विसेज मिल रही हैं तो जीएसटी भी लगेगा इसके ऊपर। और यहाँ पे सरकार ने फिर कहा कि हम लोग एंट्री नंबर 16 के थ्रू इस जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं और जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसी वजह से आपने पिछले 5-7 सालों में देखा होगा बहुत सारे छोटे शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। उदाहरण के तौर पे बिहार में एक शहर आता है दरभंगा, उसकी बात करते हैं। हरियाणा के अंदर एक शहर आता है हिसार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उड़ीसा में एक शहर आता है झारसुगुड़ा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से और बहुत सारे शहर अक्रॉस इंडिया, वहाँ पे हवाई जहाज पहले ऑपरेशनलाइज नहीं थे एयरपोर्ट्स, लेकिन अब ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। एंट्री नंबर 16। एंट्री नंबर 17 पे अगर हम लोग जाएं तो एंट्री नंबर 17 हमें बताता है कि कौन कौन से केसेस में एग्जेम्पशन है और कौन कौन से केसेस में टैक्सेबिलिटी है। तो एंट्री नंबर 17 कहता है कि साहब रेलवे की जो सर्विसेज हैं, जो पैसेंजर्स को सर्विसेज दी जा रही हैं, यात्री गण को सर्विसेज दी जा रही हैं, रेलवेज की सर्विसेज वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। शर्त ये है कि वो सर्विसेज सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास या जनरल क्लास की सर्विसेज हों। अगर आप इसको उल्टा करके समझें कि कोई भी ऐसा कोच, कोई भी ऐसा डब्बा जिसके अंदर एसी लगा होगा, एयर कंडीशन कोच होगा, या फिर कोई फर्स्ट क्लास कोच होगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली जीएसटी लगेगा, वहाँ पे किसी प्रकार का एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे की जो सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। इनलैंड वाटरवेज की जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी लेक्स हैं, तो उन लेक्स पे बोटिंग्स होती हैं, नदियों के अंदर बोट्स चलती हैं। इसी प्रकार से आजकल तो वो मोदी सरकार ने एक गंगा नदी के अंदर वो क्रूज शिप भी स्टार्ट किया है, तो वो सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। तो इनलैंड वाटरवेज की सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे एग्जेम्प्ट है। रेलवे एग्जेम्प्ट है अगर वो सेकंड क्लास का है, जनरल क्लास का है, स्लीपर क्लास का है। बस इस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी आपको क्रूज़ की बात बताई है वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर वो प्योरली टूरिज्म पर्पसेस के लिए है तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर उसमें टूरिज्म पर्पसेस नहीं है तो फिर उसे एग्जाम्प्ट रखा जाएगा। वो सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पब्लिकली ऑपरेटेड भी हो सकता है और प्राइवेट ऑपरेटेड भी हो सकता है, ओन्ड, ऑपरेटेड एंड ओन्ड। जैसे मान लीजिए हम लोग अंडमान निकोबार की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए वहाँ पे फेरीज या शिप्स चलते हैं। छोटे शिप्स को फेरीज कहा जाता है।
तो ये जो शिप्स हैं, ये जो फेरीज हैं, ये शिप्स या फेरीज अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है या अगर सरकार की है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है या सरकार ऑपरेट कर रहा है, तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर वो टूरिज्म पर्पसेस के लिए हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा क्रूज, अगर वो टूरिज्म पर्पसेस के लिए है, क्रूज है, तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज वहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मैंने इसमें आपको ये यहाँ पे ये बताया है कि अगर कोई आपके इस तरह से कोई शिप्स वगैरह हैं, वो लेयर के लिए, लेयर का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, लेयर के लिए चार्टेड वेसल्स वगैरह कोई हैं, क्रूज शिप्स है जो कि टूरिज्म के लिए है, तो फिर वहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो टैक्सेबिलिटी रखी गई है। इसी प्रकार से जो प्राइवेट फेरीज हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर इन द केस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो चाहे वो प्राइवेटली ओन्ड हो या वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, पीएससी ओन्ड हो, तो उनकी टिकट अमाउंट के ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर ऑटो रिक्शाज हैं या फिर काली पीली टैक्सीज हैं, कलकत्ता की बात करूँ तो पीली टैक्सी होती है वहाँ पे, तो ये जो काली पीली टैक्सीज हैं या जो पीली ट्रेन टैक्सीज हैं या अलग अलग शहरों में और जो टैक्सीज हैं, तो उनके किराए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बी केयरफुल, मैं यहाँ पे वो काली पीली ट्रेडिशनल टैक्सीज जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओला उबर की जो टैक्सीज हैं, ओला उबर के जो कैब्स हैं, उन पर जीएसटी लगता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल टैक्सेस हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला उबर के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। देन इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई बस है, कोई मिनी बस है, कोई छोटी बस है, कोई बड़ी बस है, जिसके अंदर 12 से ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह है, मैं रिपीट करता हूं, किसी बस के अंदर अगर 12 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, और अगर वो बस किराए पे दी गई है किसी लोकल अथॉरिटी को, और वो बस अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, तो फिर एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके किराए के ऊपर की बात नहीं कर रहा, रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो बसेस हैं, ई बसेस हैं, बेसिकली उनके बारे में बात हो रही है। एंट्री नंबर 22A पिछले एग्जाम के लिए नई एंट्री थी, उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन कुछ केसेस में टैक्सेबिलिटी रखी गई है। ये कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे टैक्सेबिलिटी है? रोपवे, केबल कार, एरियल ट्रामवे, सिंपल भाषा में ट्रॉली सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर रेलवे का फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन कोच है, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया, कोई एयर कंडीशन स्टेज कैरेज है, कोई एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, तो इनकी सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल हैं, कभी भी एग्जम्पशन नहीं दिया जाने वाला है। ठीक, और फिर उससे रिलेट करते हुए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 202 है, 203 है, 204 है। तो लगभग मैंने ये कोशिश ये करी है हर बार कि मैं आपको हर टॉपिक के बाद 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दे दूँ उस टॉपिक को समझाने के लिए। और व्हाट आई बिलीव, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट आई सीरियसली बिलीव कि मैंने आपको जब ये वाले नोट्स दिए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हैं। जीएसटी एग्जम्पशंस में इतना ज़्यादा कवरेज मेरे ख्याल से और स्टूडेंट्स के पास नहीं है जितना कवरेज आप लोगों के पास है। मैं चीज़ों को यहाँ से और आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम लोग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात करें, जो मैं अभी बात कर रहा था, तो वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजंस लगते हैं, वहाँ पे हमेशा आरसीएम के प्रोविजंस हैं। तो आरसीएम कब लगेगा? सर्विस सप्लायर जो है अगर वो जीएसटी चार्ज कर रहा होगा 5% का, सर्विस सप्लायर अगर जीएसटी चार्ज कर रहा है 5% का, तो कोई भी ऐसा पर्सन में अगेन वही जो हम लोगों ने पर्सन की डेफिनेशन करी थी सप्लाई में, वो आ जाती है। कोई भी पर्सन हो लेकिन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कानून में रजिस्टर्ड होता है। जैसे कंपनीज लॉ में रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो अगर किसी कानून में कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे ये कहा गया
कि साहब किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सन हो, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, who does not issue an invoice charging GST at 12%। इसका मतलब ये हो गया कि जो 12% का GST चार्ज नहीं कर रहा है, कहने का मतलब जो 5% का GST चार्ज कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सर्विसेज दे रहा है और सर्विसेज लेने वाला कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, किसी भी प्रकार से कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर GST पे RCM के हिसाब से प्रोविजंस लगेंगे। Renting of any motor vehicle designed to carry passenger with the cost of the fuel is also included in the consideration charge from the service receiver। मैंने आपको 12%, 5% की पूरी बात बताई है, और इसमें कॉम्पोजिशंस की मगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, मैंने उसका भी जिक्र यहाँ पे आप लोगों के साथ किया है। और अच्छे से समझाने के लिए इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको एक छोटा सा, थोड़ा अनटाइडी है, बात समझ आ जाती है, अच्छा सा मैंने आपको इस पर चार्ट भी बना के दे दिया है। चार्ट कुछ इस प्रकार से है कि साहब अगर GST 5% पे चार्ज किया जा रहा है तो क्या होगा, और GST अगर 12% पे चार्ज किया जा रहा है तो क्या होगा। अगर GST 12% पे चार्ज हो रहा है फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, वहाँ तो सीधा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, GST नहीं लगेगा, RCM नहीं लगेगा। लेकिन अगर GST 5% पे चार्ज किया जा रहा है तो ये चेक करेंगे कि सप्लायर कौन है, क्या सर्विसेज देने वाला एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर हाँ तो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से GST लगेगा, RCM नहीं लगेगा। अगर सर्विसेज देने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर ये चेक कर लेना कि सर्विस रिसीव करने वाला कौन है। क्या सर्विस रिसीव करने वाला एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आंसर इज यस, तो वहाँ पे आप RCM लगा दीजिएगा। और अगर सर्विसेज रिसीव करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वहाँ पे अगेन आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई कर देना है। इस बात को और डिटेल में समझने और समझाने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे कब RCM लगेगा और कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उससे मैंने आपको रिलेट करते हुए आपको बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देन इस बार एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने, CBIC ने, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर्स, दोनों में क्या फ़र्क है वो इन्होंने इलाबरेट करके दिया है। आप इसको छोड़ दीजिएगा, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बट देन वी हैव दिस कंसेप्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जहाँ पे GTA का कंसेप्ट आता है, और GTA का कंसेप्ट के साथ में RCM भी अप्लाई होता है। तो आज की इस क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला कंसेप्ट आखिरी कंसेप्ट करते हैं, बाकी के जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंट्री नंबर 18। एंट्री नंबर 18 हमें ये कहता है कि साहब अगर कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो जा रहा है सड़क के रास्ते, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो सड़क के रास्ते बैलगाड़ी से जा रहा है सामान, किसी टेम्पो पे जा रहा है, तो एग्जेम्पशन दिया गया है, कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, GST सिर्फ दो केसेस में है, एक जहाँ पे सामान GTA के थ्रू जा रहा है, और दूसरा जहाँ पे सामान किसी कोरियर एजेंसी के थ्रू जा रहा है। अगर सामान GTA या सामान कोरियर एजेंसी के थ्रू जा रहा है तो वहाँ पे GST चार्ज किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी केसेस के अंदर एग्जेम्पशंस हैं। इसी प्रकार से अगर सामान आप इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज पानी के रास्ते अगर सामान जा रहा है, तो वहाँ पे भी एग्जेम्पशन है, वहाँ पे भी कोई GST चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इस बार का नया कंसेप्ट आया है। वो नया कंसेप्ट देखिए क्या है। नया कंसेप्ट ये है दैट इफ देयर इज अ केस ऑफ रेंटिंग ऑफ ट्रक्स एंड अदर फ्रेट व्हीकल्स विद अ ड्राइवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम is a service of a renting of transportation vehicle and it is not eligible for exemption under this entry. On such rental services of goods carriage, with the cost of the fuel is included in the consideration for the recipient, the GST rate will be 12%. क्या मतलब है इस पूरी बात का?
इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि साहब मान लीजिए आपने एक ट्रक किराए पे लिया है और जो ट्रक का मालिक है वो ट्रक का मालिक आपसे जो एक लमसम अमाउंट चार्ज कर रहा है जिसके अंदर लमसम अमाउंट के अंदर पेट्रोल का या डीजल का खर्चा भी इंक्लूडेड है, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे जीटीए सर्विसेज नहीं कह रहे हैं और वहाँ पे जो है वो टैक्सेबिलिटीज़ और जो एग्जामिशंस हैं वो डिपेंड करेगा कि जीएसटी का रेट क्या होगा। वहाँ पे जीएसटी का रेट 12% है एंड वो सारी बातें। देन हमारे पास आता है यहाँ पे एंट्री नंबर 19 जो कि हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, समथिंग विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। तो आपने एंट्री नंबर 19 नहीं करना है, आपने एंट्री नंबर 19A नहीं करना है, आपने एंट्री नंबर 19B नहीं करना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंट्री नंबर 19C अगर आप करना चाहें तो एक बार कर लीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज़ में पूछ ले। इसरो जो हमारी इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इसरो जैसे कुछ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एंट्रिक्स है, कुछ और हैं, ये लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, अलग अलग देशों की सरकारों की। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये लोग फिर पैसा चार्ज करते हैं, दे चार्ज अ गुड अमाउंट फ्रॉम दोज कंपनीज, फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम दोज अदर गवर्नमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज। तो ये जो वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्या इस पैसे के ऊपर जीएसटी लगेगा? तो सरकार ने यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया है कि भाई हम लोग जीएसटी इम्पोज नहीं करने वाले, आप सैटेलाइट लॉन्च करें, इंडिया को स्ट्रांग बनाएं, सॉफ्ट पावर यहाँ पे होगा तो हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। एंट्री नंबर 20, एंट्री नंबर 20 हमें ये बताता है कि साहब अगर आपने रेल के थ्रू या किसी शिप के थ्रू अगर आप सामान डिलीवर कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं एक जगह से किसी दूसरी जगह पे विद इन इंडिया, रेलवे के थ्रू या शिप्स के थ्रू या फिर जो बोट्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू अगर आप सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, एग्जम्पशन होगा। लेकिन ये सामान किस तरह का, किस नेचर का हो वो डिस्कस करते हैं। ये सामान जो है ये रिलीफ मटेरियल होगा फॉर द विक्टिम्स ऑफ एनी नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर्स, मैनमेड और नेचुरल क्लैमिटीज़, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, या फिर ये सामान जो होगा ये डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट होगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो मालगाड़ी होती है उसका ऊपर का जो शेड होता है वो हटा दिया जाता है एंड ओपन मालगाड़ी के ऊपर टैंक्स रखे जाते हैं या ट्रक्स होते हैं मिलिट्री के और वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मूवमेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की अगर मूवमेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मूवमेंट है, जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन, फ्लावर्स, पल्सेस, राइस की मूवमेंट पे जीएसटी नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर पे जीएसटी नहीं है। और पिछले एग्जामिनेशन तक रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल पे एग्जम्पशन था लेकिन उस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया, अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। देन आप आइए एंट्री नंबर 21 पे। एंट्री नंबर 21 लगभग वैसा ही है जैसा अभी हमने एंट्री नंबर 20 करा है। एंट्री नंबर 20 में ये कहा गया है कि रेलवे या शिप्स के थ्रू अगर सामान की ढुलाई हो रही है तो एग्जम्पशन है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि साहब अगर गुड्स की ढुलाई जीटीए के थ्रू हो रही है तो वहाँ पे भी हम लोग एग्जम्पशन दे देंगे, लेकिन किस रीज़न की वजह से ढुलाई होनी चाहिए माल की, वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन हो, फ्लावर्स, पल्सेस, राइस हो तो एग्जम्पशन है। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर्स हैं, रिलीफ मटेरियल्स है विच इज़ मेंट फॉर द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, क्लैमिटीज, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं तो एग्जम्पशंस हैं। और एक काम हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीटी के केस में एक कंसेप्ट हुआ करता था 750 रुपये और 1500 रुपये वाला।
तो अगर एक ही ट्रक के अंदर बहुत सारे लोगों का सामान जा रहा है, या मैं ऐसे बोल देता हूँ एक से ज़्यादा व्यक्तियों का सामान जा रहा है और सबसे किराया चार्ज हो रहा है एग्रीगेट 1500 रुपये से ज़्यादा, तो जीएसटी लगेगा, लगता था। और अगर किसी एक व्यक्ति का ही सामान है जिससे पैसा चार्ज हो रहा है 750 रुपये से ज़्यादा, तो जीएसटी लगता था। 750 और 1500 से कम होने पे जीएसटी नहीं था, एग्जम्पशन था। अब ये जो प्रिंसिपल है इसमें मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ था, इस वजह से क्योंकि अब ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है, अब इस प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। एंट्री नंबर 21A है जो कि ये कहता है कि साहब अगर जीटीए ने सर्विसेज दी हैं किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर जीटीए सर्विसेज दे रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन होगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन इन 6 में से कोई एक कैटेगरी में आता है, तो फिर आरसीए तो फिर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, किसी प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। ये कौन कौन से केसेस हैं? पहला, कोई फैक्ट्री हो जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई सोसाइटी हो जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो किसी भी प्रकार के कानून में रजिस्टर्ड हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, दैट मीन्स ओरल पार्टनरशिप फर्म्स की बात हो रही है, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो इनको अगर सर्विसेज दी जा रही होंगी तो एग्जम्पशन नहीं है, वहां पर टैक्सेबिलिटी रखी गई है। एंट्री नंबर 21B कहता है अगर कोई जीटीए ने सर्विसेज दी हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, किसको दी है वो सर्विसेज? अगर जीटीए सर्विसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहा है, और जिसके लिए टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे एग्जम्पशंस हैं, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। आप एंट्री नंबर 21B को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो टीडीएस वाला पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जीटी की सर्विसेज दे रहा है और आपके पास कोई अपना ट्रक है, आपने अपना ट्रक उसको किराए पे दे दिया उस व्यक्ति को जो जीटी की सर्विसेज दे रहा है, तो फिर अगर आप अपने ट्रक को किराए पे दे रहे हैं तो फिर उस किराए की अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एंट्री नंबर 22। और फिर पिछली बार एक नया कंसेप्ट आया था, दैट वाज रिलेटेड टू नेशनल परमिट। अगर नेशनल परमिट है गुड्स कैरेज के लिए, अगर नेशनल परमिट है तो नेशनल परमिट के लिए जो फीस वगैरह चार्ज की जाती है उस फीस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर एंट्री नंबर 61A। ठीक, और इस बात का हमेशा 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 ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे भी जीटीए की सर्विसेज हैं और टैक्सेबल सर्विसेज हैं, एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है, तो वहाँ पे आरसीएम आपकी पोजीशंस अप्लाई हो जाती हैं। आरसीएम लगेगा, सर्विस सप्लायर अगर जीटीए है तो आरसीएम है, लेकिन आरसीएम एक सिचुएशन में नहीं होगा जहाँ पे कोई रिसीवर ऐसा रिसीवर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ डूइंग टीडीएस। सर्विस रिसीवर कौन होना चाहिए? जो सर्विस रिसीवर है दैट इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट, जो किराया पे करने के लिए लायबल है, उसको हम लोग सर्विस रिसीवर बोल रहे हैं, और आरसीएम की वजह से उस सर्विस रिसीवर के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। ये जो सर्विसेज हैं, जीटी की जो सर्विसेज हैं, ये किनको दी जानी चाहिए? ये सर्विसेज दी जाएं किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी पार्टनरशिप फर्म को, किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो आरसीएम के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। जीएसटी का रेट क्या रहेगा? 5% और 12%, दो प्रकार के रेट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे। इसमें ध्यान रखिएगा कि आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई कब नहीं होंगे। आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे अगर जीटी की सर्विसेज दी जा रही हैं गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को दी जा रही हैं, और ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है सिर्फ टीडीएस और टीसीएस की वजह से, अदरवाइज नहीं। और साथ में एक चीज़ और जो इस बार का अमेंडमेंट है वो ये है
कि आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे अगर जीटीए अपने इनवॉइस के ऊपर एक डिक्लेरेशन दे रहा है। और वो डिक्लेरेशन ये है कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है जीएसटी के अंदर और मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करा है कि मैं एज अ जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से जीएसटी पे करूँगा और रिवर्स चार्ज के हिसाब से जीएसटी नहीं होगा। तो अगर ऐसा डिक्लेरेशन इनवॉइस के ऊपर है तब वहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अदरवाइज आरसीएम के प्रोविजंस हैं। और इस बात को समझाने के लिए फिर मैंने आपको कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, ये काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। 214 तक एग्जांपल्स हैं, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। आप इनको यूज़ करेंगे तो आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग करते हैं यहाँ तक। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में कल है हमारा वेडनेसडे और कल वेडनेसडे को हम लोग इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर। कल जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं एंट्री नंबर 23 से स्टार्ट करते हुए मैं आगे बढ़ चलूँगा। बहुत जल्दी हम लोग ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर लंबा है, डेफिनेटली लंबा है, इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 5 या 6 नंबर का आ सकता है। अब बस छोटी सी बात मन में आती है कि 5-6 नंबर के लिए क्या इतनी मेहनत करना जस्टिफाइड है? मैं बोलूँगा हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि वो जो 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन है अगर वो ना भी हो तो भी कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जो पहला क्वेश्चन देता है कंप्रहेंसिव क्वेश्चन जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी पेमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए, उसके अंदर एग्जामिशन के पॉइंट डाल देता है। जब वो आईटीसी के चैप्टर देता है तो आईटीसी के चैप्टर के क्वेश्चन में एग्जामिशन का पॉइंट डाल देता है। तो वहाँ पे फिर हमें दिक्कत होगी अगर हमने इस चैप्टर को छोड़ दिया है तो, और फिर रियल लाइफ में तो परेशानी आती ही आती है। तो इस वजह से इसको करके जाइएगा, छोड़ेगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से करवाने की। आज यहाँ तक करते हैं, बाय बाय। कल मिलूँगा मैं आपको फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ जीएसटी एग्जामिशंस। बाय।